बच्चों को एक्सेस देनी चाहिए किताबों तक। किताब की अहमियत नहीं ख़त्म हो रही और ख़त्म हो भी नहीं सकती। हो गया तो मतलब अब किताबों से हम दूर होते जा रहे हैं। उन तालों को खोलने की ज़रूरत है। हम सिर्फ किताबें पढ़ा रहे हैं या डिग्रियां दे रहे हैं। जो लम्स और इस तरह के बड़े बड़े इदारे हैं उसको कम्पीट नहीं कर सकते ये लोग। इसी तरह हम पढ़े लिखे बेरोज़गार पैदा करते जाएंगे ना। हमारा एक माइंड सेट बन गया तालीम अंग्रेज़ी के हवाले से, हम लिटरेचर पढ़ाते हैं उनको। उसकी बजाय हमें चाहिए कि हम फंक्शनल इंग्लिश पढ़ाएं उनको। इसकी सिमत दुरुस्त करनी पड़ेगी कि टेक्निकल एजुकेशन जो कि बड़ी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। नैरंग स्टूडियो के साथ मैं हूं वकील बलोच। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिनका लिखने पढ़ने के हवाले से भी एक नाम है और महकमा तालीम में उनकी लाजवाब खिदमात हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब मंसूर अख्तर गौरी साहब। आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी मंसूर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, वकील साहब अल्लाह का शुक्र है। मंसूर साहब, मेरा आपसे पहला जो तारुफ है वो लिखने पढ़ने के हवाले से है। मैं खुद तालिब इल्म था जी। तो बच्चों के रसाइल में जो है ना आपका नाम हम देखते थे। ये लिखने पढ़ने का जो अमल है इसकी तरफ कैसे आए और क्या कुछ किया इस मैदान में? बस मेरा ना जी बचपन से हॉबी कह लें, शौक़ कह लें, एक ही शौक़ था, वो पढ़ने का शौक़ था। ख़ास तौर पे हमारे डूंगा बुंगा में एक स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी होती थी, उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी डूंगा बुंगा। तो बस वहीं से पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ और वो लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ी। उसके बाद बेशुमार रसायल थे। मतलब इतना शौक़ होता था कि मुझे याद पड़ता है कि नौनिहाल और मानामा फूल, ये बच्चों के रसायल उस वक़्त आँख मचोली, तो वो रसायल डूंगा बुंगा में नहीं आते थे। तो मैं सिर्फ रसायल ख़रीदने के लिए हरूनाबाद बस पे बैठ के जाना और वो रसायल ख़रीद के आके पढ़ना। जब बहुत सारा पढ़ने के बाद बस थोड़ा सा शौक़ हुआ लिखने का भी, तो थोड़ा बहुत बच्चों की कहानियाँ लिखी उस ज़माने में। फिर उसके बाद थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में आए तो फिर कोई तालीम के ऊपर कुछ आर्टिकल्स अखबारात में लिखे। जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, बच्चों के रसाइल की तादाद भी अच्छी खासी थी और उनमें जो है ना बच्चों की तहरीरें होती थीं और मुख्तलिफ प्रोग्राम होते थे और उनकी दिलचस्पी थी। आज वो थोड़ा सा डिजिटल दौर आ गया है, तो बच्चों के रसाइल की अहमियत क्या आप समझते हैं? कि देखें ना, डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर में हम जी रहे हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसने मतलब दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया, हम बड़े करीब आ गए हैं। लेकिन उसके कुछ नुकसानात भी हैं और ख़ास तौर पे जिस हवाले से आप बात कर रहे हैं कि बच्चों का अदब हो गया या बड़ों का अदब भी हो गया, तो मतलब अब किताबों से हम दूर होते जा रहे हैं। तो ज़रूरत इस वक्त इस चीज़ की है कि ना सिर्फ हुकूमत बल्कि जो समाजी इदारे हैं या बच्चों के अदब की तंजीमें हैं वो थोड़ा सा इस हवाले से कोशिश करें और इसको दोबारा से प्रमोट करें कि वो लिखने लिखाने की तरफ भी बच्चे आएँ, क्योंकि इसका नैमुल बदल कोई भी नहीं है। एक तो वो शेर भी है कि ये किताबों से इश्क की आखिरी सदी है। हाँ, और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे ये गांव में मैं एक शॉप पे गया तो वहाँ पे एक ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं था, लेकिन वो ये बात कर रहा था कि ये जी किताबों के ना बस चंद साल ही हैं, फिर ये सारा कुछ जो है ना ये मोबाइल पे और कंप्यूटर पे हुआ करना है, बच्चों ने पढ़ना भी ऐसे। क्या वाकई ऐसा किताब की अहमियत ख़त्म हो रही है और इसके बगैर गुजारा हो सकता नहीं, है? किताब की अहमियत नहीं ख़त्म हो रही और ख़त्म हो भी नहीं सकती। मतलब अगरचे बाज़ार यही नज़र आ रहा है कि हम किताबों से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको भी यकीनन इत्तेफाक हुआ होगा कि आजकल को एक थोड़ा सा ट्रेंड चला है, मुख्तलिफ शहरों में ना एक्सपो लगते हैं, बुक फेयर्स लगते हैं। तो अगर हम वहाँ जाकर देखें तो लोग बड़ी सैकड़ों हज़ारों की तादादों में किताबें ख़रीद रहे होते हैं। तो ये अभी जो कह लें कि हम जो लोग हैं या हमारी नस्ल से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनका अभी भी कुछ हद तक किताबों से ताल्लुक़ कायम है। लेकिन अब हमारे से आगे जो जनरेशन आ रही है ना, वो मेरे ख्याल में वो उनकी बात किसी इस हवाले से तो ठीक है कि वो इन किताबों से दूर होती जा रही है, क्योंकि उनकी किताबें उनके सामने है ही नहीं। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम मगरिब में देखें, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे किताबों से मोहब्बत आज भी जारी है। अगर आप वहाँ के बसों में सफ़र करें, आपको लोग अपने हाथ में किताब, उनके बैग में किताब ख़वातीन की होती है, वो जहाँ टाइम मिलता है अपनी किताबें खोल के बैठ जाते हैं। उनके घरों में भी उनका माहौल इस किस्म का है कि उन्होंने अपने बेड के साथ कुछ किताबें रखी होती है, जब भी वक्त मिलता है तो किताब पढ़ते हैं। तो इसीलिए वो कौमें हमसे आगे भी हैं। इसकी वजह एक ये किताब खाने की आदत भी है, जिससे हम ऐसा ऐसा दूर होते जा रहे हैं। इसको मेरे ख्याल में ये बहैसियत शहरी हम सब की जिम्मेदारी है और ख़ास तौर पे थोड़ा सा अदब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो आप और मेरे जैसे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है कि हम इन किताबों से मोहब्बत के लिए लोगों में, बच्चों में अपने पैदा करें और थोड़ा सा फ़रोग़ दें किताब ख़ानी को।
बच्चों को किताब के करीब कैसे लाया जा सकता है? किताब से करीब ये ऐसे लाया जा सकता है कि एक तो बच्चों को एक्सेस देनी चाहिए किताबों तक। उन मतलब बच्चे, अब हमारे जो जितने भी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट के स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ किताब सिर्फ दरसी किताब ही मिलेगी आपको। जो हमने सभी सरगर्मियों में एक लाइब्रेरी का रोल होता था पहले गवर्नमेंट स्कूलों में, हर स्कूल में चाहे छोटी बड़ी, जो खास तौर पे हाई स्कूल थे वहाँ लाइब्रेरी ज़रूर होती थी। अब पता नहीं, मेरे ख्याल में मेरी नज़रों से तो कोई नहीं गुजरी, अगर होगी भी तो वो शायद तालों में बंद करके उन्होंने रखी हुई हैं। तो उसको उन तालों को खोलने की ज़रूरत है और बच्चों को एक्सेस देने की ज़रूरत है उन स्कूलों, उन लाइब्रेरीज तक। दूसरी चीज़ ये कि किताबों को गवर्नमेंट को थोड़ा सा सब्सिडी देना पड़ेगी कि उनको सस्ता किया जाए किताबों की, क्योंकि दिन ब दिन ये हो रहा है कि कागज़ महंगा होने की वजह से, प्रिंटिंग की वजह से किताबें महंगी हो गई हैं और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं। किताब की हम बात कर रहे हैं तो साथ में स्कूलिंग और बच्चों का आ रहा है। तो अभी ये 1-2 दिन की बात है, सोशल मीडिया पे ही किसी फेसबुक पे मैंने देखा, एक पोस्ट आई थी कि एक जो है ना क्लास 4 की जॉब का इश्तिहार आया और उसमें अप्लाई करने वालों में PhD हज़रात भी शामिल थे। तो क्या, पहली बात तो ये कि तालीम का मकसद क्या है और ये फिर क्यों होता है कि एक छोटी सी जॉब के लिए बहुत हाई क्वालिफाइड लोग अप्लाई कर रहे हैं? और इसकी वजह यह है कि हमारा जो निज़ाम तालीम है ना, वो सही ट्रैक पे नहीं है। सही ट्रैक से मुराद ये है कि हम सिर्फ किताबें पढ़ा रहे हैं या डिग्रियां दे रहे हैं, जबकि हमें इसको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके जाना पड़ेगा तालीम को। मतलब ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए उसको, कि उसका कोई मकसद होना चाहिए। अब होता ही है कि हम FA BA MA करवा देते हैं, लेकिन उनकी खपत नहीं है मार्केट में कहीं पे भी। तो हमें पहले एक्सेस करना, ये हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमें नीड क्या है, हमारी सोसाइटी की नीड क्या है और आगे जाके हमारी सोसाइटी की नीड क्या होने वाली है। तो जब हम इन चीज़ों को जांचेंगे और फिर उसके मुताबिक अपने निज़ाम तालीम को के ढांचे को तब्दील करेंगे, तब भी जाके हम इस निज़ाम तालीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। मतलब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। हमारा ये भावनगर, आपसे चंद किलोमीटर के फासले पे भावनगर कैंपस है इस्लामी यूनिवर्सिटी का। जब से ये कैंपस ओपन हुआ है, यहाँ पे MBA की डिग्री दी जा रही है। मॉर्निंग में भी MBA की क्लासेस हो रही हैं, इवनिंग में भी MBA की क्लासेस हो रही हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि पूरे भावनगर डिस्ट्रिक्ट में कितनी इंडस्ट्री है, कितनी कंपनीज हैं, ठीक है? तो मतलब वो MBA जो हर साल 100-200 MBA लिख रहे हैं, उनके लिए मार्केट कहाँ पे है? अगर वो जाते हैं लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ पे जो लम्स और इस तरह के बड़े बड़े इदारे हैं, उसको कम्पीट नहीं कर सकते ये लोग। तो मतलब जब खपत नहीं है तो डिग्री देने का क्या फ़ायदा उसका? या तो हम देखें मार्केट में कि मार्केट में ज़रूरत किस चीज़ की है, या आइंदा आने वाले 5, 10, 20 साल में ज़रूरत किस चीज़ की होगी, तो उसके मुताबिक हम अपने निज़ाम तालीम को ढालेंगे, तभी इन डिग्रियों का फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ इसी तरह हम पढ़े लिखे बेरोज़गार पैदा करते जाएंगे, जो माशरे में मज़ीद ख़राबी का बायस बनेंगे। हाँ बिल्कुल, इसी हवाले से ना एक वाक़या मेरे साथ भी पेश आया। हम एक गाँव में ही गए तो वहाँ एक स्टूडेंट्स हमें मिला, वो M.Com कर रहा था। तो मैंने उससे सवाल किया कि भाई आप इसके बाद क्या करना चाहते हैं? तो उसका बड़ा अजीब सा जवाब मुझे मंसूर भाई मिला। वो कहता है कि जी अप्लाई करेंगे, कोई गवर्नमेंट की जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर वो घरेलू, वो बाप दादे वाला काम है ज़िम्मेदारी का, वो करेंगे। तो इसमें कसूर किसका है, तालिब इल्म का है या इदारे का है कि कोई उसको जहत नहीं मिलती, कोई उसकी जो है ना एक टारगेट उसको नहीं मिलता कि मैंने पढ़ के करना क्या है, बस वही कि जॉब मिल जाएगी। और ये भी नहीं है कि फलां जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बस जी मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ। इसमें सर हमारा मसला ये है कि हमारा जो निज़ाम तालीम है ना, इसमें तालीम बराए तालीम नहीं है, बल्कि ये तालीम बराए नौकरी हमने बनाया हुआ है। हम कहते हैं कि डिग्री हमें मिल जाएगी तो उसके बाद हमें सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और वो भी सरकारी नौकरी। तो इसमें यह है कि हमें तालीमी निज़ाम को इस तरह करना पड़ेगा कि हमारे लोग तालीम हासिल ज़रूर करें, लेकिन उसके बाद अपना कोई बिज़नेस करें, कोई काम अपना करें, कुछ छोटा काम कर सकते हैं। मतलब अगर एक मैं आपको मिसाल दूंगा, एक बंदा रेडी लगाता है, वो अगर ग्रेजुएट है या मास्टर डिग्री होल्डर है, तो वो भी एक अच्छा बिजनेस कर सकता है। उसमें ये होगा कि वो अपने जो इन्वायरमेंट है वहाँ का, वो हाइजेनिक बनाएगा। उसके बाद वो उसकी प्रेजेंटेशन वहाँ पे जो उसको जो सर्व करेगा, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, और उसके साथ साथ उसमें ये होगा कि उसकी मार्केटिंग वो अच्छे तरीके से करेगा, तो वो एक अच्छी अर्निंग कर सकता है बजाय कि वो कोई नौकरी करे। आपके पास माशाल्लाह इस वक्त 2 ज़िलों की ज़िम्मेदारी है बतौर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर गुजरांवाला और इजाफी इंचार्ज हाफिजाबाद का। तो आपका ये डिपार्टमेंट बुनियादी तौर पे क्या काम है, इसका क्या करता है और क्या तरीक़ाकार है इसका? सर लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ये हुकूमत पंजाब का एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, जो नया भी है कि 2002 में ये कायम हुआ। बेसिकली हम 2 काम करते हैं। हमारा पहला काम ये है कि हम नॉन फॉर्मल स्कूलिंग करते हैं।
वो ये कि मतलब इस वक्त अगर कहा जाता है कि 2 से 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं पूरे पाकिस्तान में, तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के फॉर्मल स्कूल्स नहीं हैं, ठीक है, वो दूर हैं, मतलब स्कूल है, जिसकी वजह से वो बच्चे तालीम से महरूम हैं। या ये भी होता है एक टारगेट ग्रुप हमारा वो भी होता है कि बच्चे प्राइमरी पास किए बगैर घर में बैठ गए हैं, ख़ासतौर पे बच्चियाँ, उनकी उम्र बड़ी हो जाती है तो वो थोड़ा सा दूर बच्चों को नहीं भेजते वालिदैन, तो हम ऐसे बच्चों के लिए उनके डोर स्टेप पे तालीम मुहैया करते हैं। हम उन इलाकों में जाके अपना नॉन फॉर्मल स्कूल बना लेते हैं। मतलब एक मैं इसकी मिसाल इस तरह दूंगा कि आमतौर पे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम स्कूल को बच्चों के पास ले जाते हैं कि यहाँ पे स्कूल नहीं है, हम कहते हैं कि बच्चे तालीम से महरूम ना, और हम अपना स्कूल उस बच्चों के पास ले जाते हैं। फिर दूसरा हमारा काम है तालीम बालगा का। हम जो 18 साल और उससे ज़ायद उम्र के लोग होते हैं उनके लिए तालीम बालगा का एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें हम उनको लिखना पढ़ना और बुनियादी हिसाब किताब सिखाते हैं। तो ये 2 काम है जो हम इस वक्त कर रहे हैं जी। इस हवाले से कि अगर स्कूल बनाना हो, किसी इलाके में ज़रूरत है, तो वो लोग आपसे किस तरह रब्ता कर सकते हैं और उसकी क्या शराइत क्या होंगी? ये राब्ते का तरीक़ेकार तो ये है कि 2 तरह से हम ये स्कूल बनाते हैं। एक तो हम खुद भी सर्वे करते हैं, देखते हैं कि इस इलाके में कोई स्कूल नहीं है, लेकिन हो सकता है हमारी नज़रों से कोई ऐसा इलाका ना गुजरे क्योंकि हमारे बड़े रिसोर्सेज महदूद हैं, HR भी महदूद है। तो कोई ऐसा इलाका जो लोगों को पता हो कि यहाँ पे स्कूल की ज़रूरत है, जो तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हर ज़िले के अंदर, जो पंजाब के 36 ज़िले हैं उनमें हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं जहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बैठते हैं। और ये ऑफिस आम तौर पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है उसी के ऑफिस में हमारा ऑफिस होता है, तो वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो हमारी टीम वो विज़िट करके उसकी फिजिबिलिटी देखेगी। उसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं बेसिकली फिजिबिलिटी में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जहाँ स्कूल के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहा है कोई बंदा आया, वहाँ पे वाकई स्कूल की ज़रूरत है, मतलब कोई फॉर्मल स्कूल तो नहीं है वहाँ पे। फॉर्मल स्कूल अगर दूर हो तो हमारी ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त हमारी ये है कि वहाँ पे बच्चे भी अवेलेबल हों, कम्युनिटी में ऐसे बच्चे हों जो आउट ऑफ स्कूल होते हैं या ड्रॉप आउट हुए हैं, वो 30 से 35 बच्चे ऐसे दस्तियाब हों जिनके लिए तालीम का अमल शुरू करने की ज़रूरत हो। फिर तीसरी चीज़ हमें वहाँ पे टीचर की अवेलेबिलिटी देखना होती है कि आया कम अज़ कम इंटरमीडिएट, हमारी शर्त होती है कि कम अज़ कम इंटरमीडिएट पास टीचर वहाँ पे अवेलेबल हो। तो अगर टीचर भी अवेलेबल हो, जगह भी फिजिबल हो, बच्चे भी अवेलेबल हो, तो फिर हम वहाँ पे अपना स्कूल स्टार्ट कर देते हैं। और उसमें हम बच्चों को फ्री बुक्स भी देते हैं, उनको स्टेशनरी वगैरह भी देते हैं और अपना एक स्कूल का सेटअप बना लेते हैं। आजकल अंग्रेज़ी और कौमी ज़बान के बारे में भी जो है ना वो कुछ गुफ्तगू चल रही है। एक तरफ गवर्नमेंट ने भी कौमी ज़बान के हवाले से कुछ काम किया, दूसरी तरफ हमारे माशरे में ये है कि जिसको अंग्रेज़ी आती है और कुछ भी ना आता हो तो वो बड़ा लायक फ़ायक और काबिल समझा जाता है, और इसके बरक्स अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपके पास चाहे जितना भी इल्म है आपको माशरे में उस नज़र से नहीं देखा जाता। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इस हवाले से भी ये भी ना हमारा एक माइंडसेट बन गया तालीम अंग्रेज़ी के हवाले से, वरना आप देखें दुनिया में जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो अपनी ही ज़बान में कामयाब हुई हैं। और हमारी बदकिस्मती ये है कि चूँकि हम ग़ुलाम रहे हैं अंग्रेज़ों के, तो तब से ही हमारा निज़ाम तालीम में अंग्रेज़ी को फ़ौक़ियत हासिल है। ये बड़े सगीर के सारे खित्ता जो है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों ममालिक में इस तरह की सूरत हाल है। देखिए, बच्चा अपनी जो मादरी ज़बान, बिलखसूस मादरी ज़बान में जो वो सोच सकता है वो किसी गैर मुल्की ज़बान में नहीं सोच सकता। उसकी ज़्यादा हमारे बच्चों के जो ये मसला भी हमारा यही है कि हमारे बच्चों की ज़्यादा एफ़र्ट जो है ना, ज़हनी एफ़र्ट्स, वो अंग्रेज़ी सीखने पे ही खर्च हो जाती हैं। और अगर आप अपने रिज़ल्ट्स देख लें किसी भी क्लास के मैट्रिक का, तो जो बच्चे सबसे ज़्यादा फ़ेल होते हैं वो भी अंग्रेज़ी में फ़ेल होते हैं। फिर उससे अगली बात ये है कि अंग्रेज़ी भी हम जो पढ़ाते हैं वो भी हमारा मसला है कि हम लिटरेचर पढ़ाते हैं उनको, उसकी बजाय हमें चाहिए कि हम फंक्शनल इंग्लिश पढ़ाएं उनको। तो इसमें थोड़े से तब्दीली लाने की ज़रूरत है। लेकिन तो मेरा ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि हमें अपनी कौमी ज़बान में, बल्कि बच्चों की जो मादरी ज़बान है, अगर हम पंजाब में बैठे हुए हैं तो पंजाबी में सिंध वाले इस पर फोकस किया और वो अपनी सिंधी पढ़ा रहे हैं, और वो तो उसमें बच्चों को तालीम देनी चाहिए। अंग्रेज़ी नो डाउट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेशनल ज़बान है। इस सारे सिनेरियो में जो है ना, आप पैगाम क्या देना चाहेंगे एजुकेशन के हवाले से या कौम के हवाले से, कि हमारी नौजवान नस्ल को या वालिदैन को तालीम के हवाले से किस तरह की? मैं सर समझता हूँ कि तालीम ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए दुनिया में कौमें तरक्की करती हैं। इसके अलावा और कोई ज़रिया नहीं है। हम तालीम के ज़रिए ही दुनिया के जो सफ़े अव्वल की अक़वाम हैं उनमें शामिल हो सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ़ हुकूमत का ही ज़िम्मेदारी नहीं है, जो हमारे माशरे के तमाम अफराद हैं, बिलखसूस जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी अपना किरदार अदा करें। जो समाजी तंजीमें हैं,
जो कंपनीज़ हैं, इदारे हैं, उन वो सबको ये इसमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और तालीम के फ़रोग़ के लिए हुकूमत का साथ देना पड़ेगा, ताकि ये जो हमारा लिटरेसी रेट इस वक्त 60 और 62 के करीब पाकिस्तान का है, तो उसको 100% पे लेके जाना के लिए हमें बड़ी तगोदो करनी पड़ेगी। जो मेरे ख्याल में चूँकि हमारे मुल्की वसाइल बड़े महदूद हैं, वो हमारे लिए मुश्किल है उसको। तो ये हम सब लोग सारे अफराद मुआशरा इसको एक तहरीक की शक्ल में आगे लेके चलेंगे, तभी जाके ये 100% ख़वानगी का शरह हासिल हो सकेगी। और फिर दूसरी बात ये है कि इसमें हमें अपनी निज़ाम तालीम पे भी थोड़ा सा करना पड़ेगा कि इसकी सिमत दुरुस्त करनी पड़ेगी कि टेक्निकल एजुकेशन जो कि बड़ी ज़रूरी है, ताकि बच्चे जब तालीम हासिल करें तो उसके बाद वो रोज़गार ना सिर्फ अपने लिए कमा सकें, बल्कि मुल्क को कौम की तरक्की में भी वो किरदार अदा करेंगे कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ़रोख्त होंगी पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, ताकि मुल्क हमारी मैशत मजबूत हो और ये मुल्क खुशहाल हो सके हमारा। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, आपने अपनी मसरूफियात में से वक़्त निकाल के हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत 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 शुक्रिया, जज़ाक।